नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा डॉटनेट में। आज से हम हमारे नीट 2022 के लिए एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास से हम भौतिक विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए बेटा, नीट का एग्जाम निकालने के लिए आपको बेसिकली 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बायोलॉजी, जिसके अंदर बॉटनी और जूलॉजी, साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान भी पढ़ना होगा। अब अगर मैं नीट की बात करूं बेटा, तो नीट में यूजुअली सभी बच्चे बायोलॉजी मतलब बॉटनी और जूलॉजी काफी बढ़िया करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को फिजिक्स में और थोड़ी कभी केमिस्ट्री में परेशानी रह जाती है। तो बेटा फिजिक्स को मजबूत करने के लिए और आगे चल के क्लास 12 क्लास 11 का पूरा फिजिक्स बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा मैथ्स या थोड़ा सा गणित रिवाइज करना होगा। क्लास 10 तक हमने भले ही बेसिक मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, लेकिन क्लास 11 और क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ने के लिए बेटा आपको मैथ्स में और भी छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। जैसे क्लास 10 में आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होता है, लेकिन त्रिकोणमिति आपने उस लेवल तक पढ़ा होता है जितना क्लास 10 के बोर्ड में रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर हम 11 और 12 की फिजिक्स की बात करें बेटा, तो इसमें आपको और थोड़ा बेहतर त्रिकोणमिति पता होना चाहिए और भी थोड़े बेहतरीन इसके फॉर्मूले और सूत्र आपको ज्ञात होने चाहिए। साथ ही साथ आपने क्लास 10 में अवकलन समाकलन नहीं पढ़ा होता है, जो कि क्लास 11 और 12 के फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम इन बेसिक मैथ्स की या मूलभूत गणित की क्लासेस में कवर करेंगे। तो देखिए बेटा, क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ये सब आपको आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए मेरा पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस से, स्पेशली फॉर नीट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ, मैं इस बात को दावे से बोल सकता हूं कि नीट में जो 45 सवाल आएंगे आपके बेटा फिजिक्स में, उसमें से 20 से 25 सवाल ऐसे होंगे जिनमें अगर आपका थोड़ा सा मैथ्स और थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर स्ट्रांग हो तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ये बात आपने बेटा पिछले साल क्लास 11 में भी अपनी थोड़ी बहुत नोट भी करी होगी कि सर हमने बायोलॉजी जब सब्जेक्ट लिया और सपना देखा कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, भारत देश की सेवा करनी है, तो उसमें बायो तो मुझे बढ़िया तरीके से बन रही थी, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में कहीं कहीं जहां पर मैथ्स इस्तेमाल होता है तो वो मेरा पोर्शन गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बेटा कि बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट इसलिए चूज कर लेते हैं ताकि उन्हें मैथ्स से बच जाए, या उन्हें मैथ्स में कमजोरी रहती है क्लास 9 और 10 क्लास में, तो उससे बचने के लिए, उसे बाईपास करने के लिए बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन बेटा ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमको डॉक्टर बनने के लिए नीट में एक बहुत ही बेहतरीन रैंक भी लानी है और साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो बेटा उन्हीं बढ़िया मार्क्स स्कोर कराने के लिए आपको फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा मूलभूत गणित पढ़ाऊंगा। क्लियर बेटा? तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लास की, जिसमें आज हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम यह भी जान लेते हैं बेटा कि मूलभूत गणित में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद में अगले चैप्टर में हम बीजगणित पढ़ेंगे। बीजगणित में हम द्विघात समीकरण जो होते हैं उन्हें देखेंगे कैसे हल करते हैं। मुझे पता है बेटा कि काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं सर हमें तो आता है, लेकिन एक बार छोटे से रिवीजन के लिए ना और हमारी खुद की बेहतरी के लिए हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं। इसके बाद में हम आगे चलकर अवकलन और फिर समाकलन पढ़ने वाले हैं। अवकलन समाकलन भी हो सकता है कि बच्चों ने क्लास 11 में बेसिक मैथ्स में पढ़ा हो, लेकिन हम उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि आगे चलकर हमें फिजिक्स में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आए। उसके बाद में हम आगे चलकर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ग्राफ भी देखेंगे। तो देखो बेटा, एक बात आप फिर से ध्यान रखना मेरी, क्या कि अगर आपने ग्राफ अच्छे से पढ़ रखे, ग्राफ बढ़िया से आता है, अवकलन समाकलन में आप थोड़ा कम फंसे हो, वैसे तो हम इस तरीके से स्ट्रिक्ट से फिजिक्स निकाल ले जाएंगे कि उसमें कम से कम नीट के हिसाब से अवकलन समाकलन की न्यूनतम आवश्यकता पड़े। और इसके अलावा आपको त्रिकोणमिति और बीजगणित के सवाल नहीं फंसते हैं या कैलकुलेशन में आप नहीं अटकते हो, तो ये बात गारंटी मान के चलिए कि नीट में 20 सवाल ऐसे होंगे जो आपके केवल इस ज्ञान से हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि फिजिक्स नहीं लगेगा फिजिक्स, लेकिन बेटा फिजिक्स के हम आगे चल के फॉर्मूले सीखेंगे, आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे, तो वो तो आप समझ जाओगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि हाँ सर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब उस चीज को आप सॉल्व करोगे तो उसमें कहीं त्रिकोणमिति रहेगा, कहीं बीजगणित का उपयोग होगा, तो अधिकतर बच्चे वो गलत कर जाते हैं। तो यही गलत हमको नहीं करना है और छोटी छोटी गलतियों से ही आगे चलकर स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम जब सॉल्व करेंगे हम फंसेंगे भी ना, तो उन चीजों से हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और एक बहुत बेहतर तरीके से नीट की तैयारी करेंगे। यार बेटा देखो, नीट में जो 45 सवाल आते हैं उसमें से बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको बेसिक त्रिकोणमिति लगता है, या आपको जैसे अभी मैं पिछले ही 2-3 साल के नीट पेपर उठाकर देखूं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल बनेंगे जिसमें ग्राफ पूछा गया था। आपको 2 भौतिक राशियां दे देंगे और बोलेंगे इनके बीच में क्या ग्राफ बना, बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। या इसके अलावा आपको रेशो या अनुपात बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, 2 भौतिक राशियां बोल देंगे ना, बोलेंगे कि भाई यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, वो किसी वेग से चला था, तो उसकी ऊर्जा और एक फोटोन की ऊर्जा का अनुपात बताइए। तो ये अनुपात के सवाल भी बेटा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है, तो जो छोटी छोटी सी बातें हैं उनमें हम अपने आप को बहुत मजबूत बनाएंगे ये भौतिक विज्ञान में मूलभूत गणित पढ़कर। चलिए बेटा, तो हम क्लास को शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से। आज की क्लास में हम क्या समझने वाले हैं? आज की क्लास में सबसे पहले समझेंगे कोण क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं और कुछ मानक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे। साथ ही साथ हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी देखेंगे। क्लियर है? चलो अब सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी बात जो कक्षा 5वीं 6वीं से हम पढ़ते आ रहे हैं, सर कोण क्या होता है। देखो बेटा, आपने बचपन में ऐसा सीखा था कि सर यहां पर अगर एक मेरे पास सरल रेखा है, मैंने इसमें बोला ये O बिंदु है, ये एक A बिंदु है, और इसके सापेक्ष एक और सरल रेखा ली जाए जो B बिंदु पर से गुजरे, मतलब कि एक और सरल रेखा OB मान ली और OB और OA का जो कटान बिंदु है वो B हो जाए और इनके मध्य कुछ कोण थीटा बने। तो हमने इसको ऐसा समझा था सर कि A के सापेक्ष B कितना घूर्णन कर रही है, कितना घूर्णन कर रही है, उस चीज को हमने कोण बोला था। मतलब अगर मेरे पास यहां पर एक रेखा है OA और इसी के ऊपर दूसरी रेखा थी, है ना, जैसे ये एक रेखा थी उसके ऊपर दूसरी रेखा थी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो ऊपर वाली रेखा है इसे घुमाना शुरू करा, तो जितना ज्यादा घुमाता जा रहा हूं मैं, जितना ज्यादा घूर्णन होता जाएगा वह कोण कहलाएगा। तो देखो बेटा, क्या मैं यहां पर केवल इसी तरफ घूम सकता हूं? हाँ बिल्कुल सर, आपके पास अगर एक OA रेखा है, आपको OB बनाना है तो आप इस तरफ घूम सकते हो। अच्छा यार, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या मैं हमेशा इधर ही घूम सकता हूं? हाँ सर आप इधर ही घूम सकते हो। बेटा मैं इधर भी तो घूम सकता हूं। हाँ, तो यहां पर जो कोण बन रहा है, देखो यहां पर भी कुछ ना कुछ कोण बन रहा है थीटा। ठीक है, ये कोण को मैं बार-बार थीटा क्यों बोल रहा हूं? क्या मैं इसे ABCD कुछ नहीं बोल सकता था? मैं बोल सकता था, बिल्कुल बोल सकता था। यहां पर ये जो कोण बन रहा है इसे मैं चाहता तो मैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C या किसी दूसरी वर्ण से भी चिह्नित कर सकता था। लेकिन वास्तव में ये होता है बेटा कि हम यहाँ पर ये जो कोण का मान रखेंगे या ये जो कोण को हम किसी भी वर्ण से चिह्नित करेंगे तो ये अपने आप में थोड़ा अनोखा सा होना चाहिए। क्यों अनोखा होना चाहिए? क्योंकि देखो यार, मैंने OA यहाँ पर एक सरल रेखा मान ली, OB यहाँ पर एक सरल रेखा मान ली, और अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ये एक कोण है, तो एक कोण तो आपके दिमाग में
बार बार कंफ्यूजन होगा, है ना, दिमाग के तार बजेंगे बार बार कि सर क्या बोल रहे हैं, ओ ए तो यहाँ पर एक बिंदु बोल दिया सर ने, अब ए एक कोण हो गया। तो इसीलिए इन सारे बंदिशों से हम आजाद हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इसको कोण को एक नया नाम दे दिया, एक नया वर्ण दे दिया थीटा। अब ये थीटा असल में होता क्या है, देखो यार, जैसे हमारे पास हिंदी में क ख ग घ होते हैं, इसी प्रकार से अंग्रेजी में ABCD होते हैं, तो वैसे ही ग्रीक में बेटा, है ना, ग्रीक और लेटिन भाषा, ये ऐसी दो भाषाएं थी जिनमें पहले जब भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या गणित में भी जब नई नई बातें सीखी गई मनुष्य द्वारा या साइंटिस्ट द्वारा नई नई खोज करी गई, तो यूजुअली ये सब उन्हीं भाषा में की जाती थी। तो साथ साथ अंग्रेजी भी थी, तो बार बार कंफ्यूजन ना हो इसके लिए क्या कर देते हैं हम, इसके लिए हम यहाँ पर इन्हें थीटा से चिन्हित कर देते हैं। ये थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, ओमेगा, ये सब क्या है, ये सब कुछ लैटिन और ग्रीक भाषा की वर्णमाला है बेटा। जैसे हमारे पास ABCD वैसे उनकी होती थी, तो हमने उनसे कुछ कुछ अल्फाबेट चुरा लिए, तो हमने जब भी कोण को चिन्हित करना चाहा तो उसे हमने थीटा बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसी थीटा को फाई भी चिन्हित कर देते हैं, ऐसा देखो भी फाई, या इसे अल्फा भी बोल देंगे, इसे बीटा भी बोल देंगे, इसे गामा भी बोल देंगे, बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, है ना, तो इनमें से किसी से भी चिन्हित कर देते हैं। लेकिन अभी हम 10 चीजें शुरू कर रहे हैं, हमारे पास एक ही कोण है, तो हम थीटा बोल रहे हैं। अच्छा, तो हम कोण पर वापस आते हैं। अब मेरे पास ये OA सरल रेखा थी, यहां पर ये ऊपर की तरफ घुमा मैं तो ये कोण कुछ थीटा बना, और साथ ही साथ में चाहता सर तो नीचे की तरफ भी घूम सकता हूं तो भी ये कोण थीटा है। तो क्या ये दोनों कोण एक ही जैसे है? नहीं नहीं, बिल्कुल दोनों कोण एक जैसे नहीं है। अगर मैं पहले कोण की बात करूं तो पहला कोण कैसे बना था, जब मैं यहां पर OB रेखा को बेटा इस दिशा में घुमा रहा हूं, तो ये कौन सी दिशा है असल में, एक काम करो, अपने घर में जो सामने दीवार पर घड़ी लगी हुई है उसे देखो एक बार जरा, घड़ी किस दिशा में घूमती है? सर यहां पर घड़ी तो नहीं घूमती है, हाँ, घड़ी में जो सुई है या जो घंटे की सुई है, जो मिनट की सुई है, जो सेकंड की सुई है, वो किस दिशा में घूम रही है वो देखो यार। तो यहां पर सर ये सुई इस दिशा में घूम रही है, तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो दिशा है घूर्णन की, ये घड़ी की दिशा है या घड़ी के घूमने की दिशा है। तो अगर मैं ध्यान से समझूं तो ये क्या, ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमी है। साथ ही साथ अगर मैं ये यहां से OA पर रखी हुई एक रेखा थी जिसे मैंने इधर की तरफ घुमाई, ये कौन सी दिशा, सर ये ऐसा घूम रहा है, किस दिशा में घूम रहा है, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, और मैं इसे बोलूंगा घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो जब भी कोण मैं ऐसा मापता हूं या कोण ऐसा बना रहा हूं जो घड़ी की विपरीत दिशा में है, ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में है, जो नॉर्मली हम बचपन से कोण बनाते आए थे, हम हमेशा इसी तरफ कोण उठाते हैं। याद करो यार, हमारे पास एक D नामक चीज होती थी जिससे हम कोण नापते भी थे और बनाते भी थे, जिसमें यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक ऐसा होता था। फिर यहाँ पर और कोण के मान होते थे 180 डिग्री तक और या 90 डिग्री होता था। तो इसमें जो इधर वाली दिशा है उधर की तरफ ही या घड़ी की विपरीत दिशा में ही कोण हमेशा उठाते थे। तो इस कोण थीटा को हम हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक मानेंगे। इसी प्रकार से जब मैं यहां पर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा तो धनात्मक या पॉजिटिव, और जब मैं घड़ी की दिशा में घूम रहा हूं तो इस कोण को हम ऋणात्मक या नेगेटिव मानेंगे बेटा। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी सी जो नोट्स बनाते हो आपको बातें ध्यान रखनी है। जैसे हम जब भी आगे भी चलकर फिजिक्स में प्लस VE लिख देंगे, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव या धनात्मक हो जाएगी चीज, और हमने अगर माइनस VE लिखा तो ये ऋणात्मक या नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है, छोटी सी बात है ना, तो ये सब हमें ध्यान होना चाहिए। अच्छा, तो सर हमें इतना समझ में आ गया कि कब कोण पॉजिटिव होता है, कब कोण नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और ये समझते हैं सर ये जो कोण नापते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो यार कोण नापने का अगर मैं मात्रक देखूं तो एक ही मात्रक हम बचपन से पढ़ते आए हैं जो कि क्या होता है, डिग्री। क्लियर है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक कोण का जो है हमारे पास वो क्या है बेटा, डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री तो हमारे पास होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक और बहुत महत्वपूर्ण मात्रक है जिसे हम बोलते हैं रेडियन। डिग्री को हमें पता है सर ऐसा छोटा सा गोला बनाकर चिन्हित करते हैं, और बेटा ये जो रेडियन होता है इस रेडियन को हम अंग्रेजी में वैसे RADIAN लिखते हैं, या जब हम चिन्हित करते हैं इसे तो RAD से भी चिन्हित कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो महत्वपूर्ण मात्रक है, एक डिग्री है और एक रेडियन है। इसके अलावा भी जब हमें और बहुत छोटे कोण नापने होते हैं, मतलब 1 डिग्री से भी छोटा कोण अगर हमारे पास है तो हम उसे सेकंड और मिनट में मापते हैं। क्लियर है, हम एक बार इसके जो छोटे कोण है वो देख लेते पहले, फिर हम डिग्री और रेडियन में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि डिग्री के अलावा या इससे भी जो छोटे मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, मिनट और सेकंड। देखो बेटा, ये डिग्री एक बड़ा मात्रक है, उससे छोटा ये जो मिनट और सेकंड है, इनमें जो संबंध होता है ये ऐसा ही कुछ है जैसा हमारी घड़ियों में होता है। हमारी घड़ी में अगर 1 घंटा होता है तो हम बोलते हैं सर 1 घंटे में मेरे पास 60 मिनट है। वैसे ही बेटा मेरे पास अगर 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में असल में 60 मिनट होते हैं। और ये जो मिनट होते हैं बेटा हम इसे असल में चिन्हित कैसे करेंगे, हम इसे लिखेंगे 60 के ऊपर एक डंडी, तो ये क्या हो गया, मिनट। इसी प्रकार से जो 1 मिनट होता है, देखो मैं 1 के ऊपर डंडी लगा रहा हूं, मतलब क्या लिखा मैंने, 1 मिनट लिखा है, तो 1 मिनट जो होता है बेटा वो 60 सेकंड के बराबर होता है। इसे हम कैसे लिखेंगे, 60, और चिन्हित करने के लिए मिनट के लिए हम एक डंडी लगाते हैं, एक डैश लगाते हैं, वैसे ही सेकंड के लिए हम 2 डैश लगाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बातें बेटा जो हमें पता होनी चाहिए। वैसे अगर मैं ईमानदारी वाली बात करूं आप सभी से, तो नीट के फिजिक्स के लिए हम इसका इस्तेमाल तो बहुत ही कम करेंगे ना, कौन सा, ये मिनट और सेकंड वाले का, लेकिन फिर भी हमारी जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिग्री से भी छोटे मात्रक होते हैं। अच्छा यार, अगर तुम्हें ये समझ में आया तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे, 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे। तो सर 1 डिग्री में हमें पता है 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं कैसा लिख सकता हूं यहाँ पर 60 गुना 60 सेकंड होंगे 1 डिग्री में, या हम इसे 3600 लिख सकते हैं, इतने सेकंड होंगे 1 डिग्री में। आधी बात समझ में बेटा ना, ये कुछ ऐसा ही है जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हमारे घरों में जो घड़ियां होती है उसमें 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 गुना 60 सेकंड या 3600 सेकंड में लिख सकता हूं। चलिए अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात बताते हैं कि सर ये डिग्री और रेडियन का क्या चक्कर है। इससे पहले हमें एक छोटी सी बात और समझना होगी बेटा, इस तरह ये जो कोण बना रहे हैं तो ये कोण जब बनता है तो इसके पीछे क्या और भी कुछ घटना है। बिल्कुल, देखो क्या हो रहा है बेटा, मान के चलो यहाँ पर आपके पास एक सरल रेखा थी ओके, अब आपने यहाँ पर एक बिंदु रखा और इसे घुमाना शुरू करा, तो आप पहुंचे कहीं बिंदु बी पर। तो यार अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे
कि यहां पर आपका जो कोण थीटा तो बना, लेकिन साथ ही साथ यहां पर ए से बी जब आप जा रहे थे तो यहां पर आपके पास अगर आप पूरा घूम जाते तो एक सर्कल बन जाता, लेकिन आप अभी ए से भी कुछ कोण थीटा तक गए हो जो पूरा सर्कल तो नहीं बना रहा है। तो यहां पर क्या है बेटा, ये जो ए बी है ये किसी एक सर्कल का पार्ट में बोल सकता हूं या उसका एक अंश कह सकता हूं। तो ये जो ए बी है बेटा, ये जो लंबाई है इसे हम असल में चाप कहते हैं या इंग्लिश में इसे आर्क कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर जब भी कोई भी एक कोण बनेगा इस दुनिया में तो ये बात पक्का है कि मैं यहां पर एक चाप बना सकता हूं उसके साथ साथ। और ये जो चाप बनी है बेटा, ये जैसा आर्क है जैसे मैंने आपको बताया, ये एक बड़े से सर्कल का पार्ट है, एक सर्कल का हिस्सा है। तो उस सर्कल में हमेशा एक त्रिज्या नामक चीज तो होती है सर, बिल्कुल। तो यहां पर ये जो OA होगा बेटा, ये आपके लिए आपकी त्रिज्या हो जाएगी। इसी प्रकार से OB भी क्या है, OB भी त्रिज्या है, इसे हम R से चिन्हित करते हैं। तो देखो बेटा यहां पर क्या होता है, थीटा R त्रिज्या और चाप आर्क, इसे हम वैसे L से चिन्हित करेंगे। इनके बीच में एक संबंध होता है जो कि होता है L बराबर R थीटा। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है ना। जैसे इसकी जो महत्वपूर्णता है उसे एक बार मैं आपको एहसास दिलाता हूं। बचपन से हम एक बात पढ़ते आ रहे हैं सर कि अगर हमारे पास एक सर्कल है तो उसकी जो सर्कमफ्रेंस या उसकी जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, या अगर मेरे पास एक सेमी सर्कल है तो उसकी जो परिधि होती है वो पाई आर होती है। असल में बेटा ये जो सारे फॉर्मूले आपको बताए गए थे बचपन से ना, वो फॉर्मूले नहीं थे, वो सब इसी का निष्कर्ष था। कैसे आओ जानते हैं। हमारे पास जब भी एक चाप होती है तो उसकी जो लंबाई होती है वो आर थीटा के बराबर होती है। तो यहां पर से जो थीटा होता है बेटा, मैं उसे L बटा R लिख सकता हूं, या मैं इसे लिख सकता हूं कि जो कोण होता है वह बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो देखो यार ये बात तो हमें चमकी सर कि कोण चाप बटा त्रिज्या हो गया, मतलब कोण को हमने एक और नए तरीके से परिभाषित कर दिया कि कोण क्या है असल में, चाप और त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, तो प्रैक्टिकली एक बात कर देखते हैं, है ना। देखो फिजिक्स में ये बहुत जरूरी है भाई, पूरा पूरा अंदर तक फील आना चाहिए छोटी सी छोटी बात का। अगर ये फील आया और ये मजा आया, वैसे तो आएगा डेफिनेटली, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। और जितना ज्यादा मजा आएगा उतना ज्यादा नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उतने ज्यादा नंबर भी आएंगे। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ पर ये जो कोण है वो L बटा R है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते खुद से कि सर मान के चलो मैंने माना कि एक जो चाप है उसकी लंबाई 1 इकाई रख देता हूं मैं। 1 इकाई मतलब क्या होता है, देखो ये भी हम फिजिक्स में आगे बहुत बार इस्तेमाल करेंगे। 1 इकाई मतलब क्या हो सकता है, ये 1 सेंटीमीटर हो सकती है या 1 मीटर हो सकती है ना, इस प्रकार से, या 1 इंच ले लो, आपकी जैसी इच्छा हो ना, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई की मात्रा जो आप रखना वो रखो, बस 1 रखना उसमें। इसी प्रकार से अगर मैं त्रिज्या देखूं तो त्रिज्या भी मैंने 1 इकाई रख दी, मतलब 1 सेंटीमीटर रख दिया या 1 मीटर रख दिया। ठीक है, अब ऐसा सोचो कि मेरे पास 1 मीटर की या 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और मैंने यहाँ पर एक चाप बनाई जिसकी लंबाई भी त्रिज्या के बराबर है। तो ये R हो गया, ये L हो गया, दोनों 1 1 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कोण कितना बना, तो आप क्या कहोगे सर, हम कहेंगे कि यहाँ पर जो कोण बना है वो कोण जैसा कि आपने फॉर्मूले में बताया L बटा R होता है, तो L का मान 1 है, R का मान भी 1 है, तो यहाँ पर जो कोण बना वो तो 1 बना, कोण का मान 1 आ गया। तो ये एक क्या है, 1 डिग्री है क्या। देखो अभी तक जो आपने मात्रा पढ़ा बचपन से वो तो 1 डिग्री पढ़ा। तो खुद से सोचकर ईमानदारी से बताओ, या तुम्हें ऐसा लगता है कि सर यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर और ये पूरी चाप जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है और ये कोण 1 डिग्री होगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 सेंटीमीटर अगर आपने ये लिया है, 1 सेंटीमीटर ये लिया है, लेकिन 1 डिग्री नहीं है सर ये। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री हमें पता है सर, 1 डिग्री जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है। ये तो भी मैंने बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन 1 डिग्री क्या होता है सर, ये 1 लाइन है, ये 1 लाइन है, ये 1 डिग्री होगा, हल्का सा उठी हुई। तो ये 1 डिग्री तो नहीं है। तो असल में ये क्या है, वास्तव में बेटा ये एक रेडियन है। क्या है ये, एक रेडियन। मतलब कि जब भी हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा L बराबर R थीटा, या अगर बिल्कुल नॉर्मल भाषा में इस चीज को समझा जाए, पूरे फिजिक्स में ध्यान रखना तुम्हें जब भी ये थीटा खुला घूमता हुआ दिखे, खुला घूमता हुआ दिखे और इसके पास साइन कॉस कुछ नहीं है, ये ऐसे ही एक समीकरण है, एक सूत्र में जो थीटा खुला है, तो यहां पर हमेशा और हमेशा आप रेडियंट में मान रखोगे, आप डिग्री में कभी नहीं रखने वाले हो, किसमें रखोगे, रेडियंट में। तो असल में ये जो थीटा बना ये एक रेडियंट बना बेटा। ठीक है, थोड़ा फील आया सर हमें कि रेडियंट भी कुछ एक बहुत बेहतरीन सी चीज है। तो अब ये जो डिग्री और रेडियंट में संबंध होता है बेटा वो ऐसा कुछ होता है कि अगर आपके पास 180 डिग्री है, क्या है 180 डिग्री, तो ये गोला बनाया थोड़ा सा मतलब डिग्री हो गया, तो ये वास्तव में पाई रेडियन के बराबर होता है। अब ये पाई क्या है, पाई जैसे हम बचपन से जो सर्कल में पढ़ते थे, सर्कमफ्रेंस परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r ना, तो हमने पढ़ा था ये पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है जिसका मान 3.14 होता है, या हम उसे 22/7 भी ले लेते हैं। तो ये वही पाई है बेटा, है ना। लेकिन अभी हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसे 22/7 नहीं रखेंगे, इसे पाई को पाई ही रहने देंगे। चल, तो हमें पता चला कि 180 डिग्री में पाई रेडियंट होते हैं। तो अगर मुझे कल को किसी भी डिग्री से रेडियंट में जाना हो तो मैं इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। मान के चलो मेरे को 360 डिग्री देखने हैं कितने रेडियंट के बराबर होंगे, है ना। देखो आएगा मजा। 360 डिग्री से कितने रेडियंट के बराबर होंगे, जल्दी बताओ भाई। सर ये पाई है, 180 में पाई, तो 360 में तो 2 पाई हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात यार। तो ये 360 डिग्री में 2 पाई हो गया। अच्छा, अब एक बात, ये वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा कोण, चाप और त्रिज्या के बीच में संबंध वाला, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि L बराबर R थीटा होता है और यहां पर 360 डिग्री मतलब क्या हुआ, मैंने पूरा एक गोल चक्कर लगा दिया, तो यहां से घूमकर वापस यहां पर आ गया, तो मेरा जो कोण बनेगा उसमें 360 डिग्री बोलूंगा, या अब मैं उसे 2 पाई रेडियंट भी बोल सकता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो आपकी चाप की लंबाई है वो कितनी है, तो असल में आपकी चाप नहीं, आपकी पूरा जो सर्कल बना उसकी सर्कमफ्रेंस या उसकी परिधि हो गई है। तो यहां पर से L का मान लिख सकता हूं मैं R थीटा सर। तो यहां से थीटा, अच्छा पूरा घुमा मतलब 360 डिग्री मतलब 2 पाई। तो मुझे यहां पे 360 कभी नहीं रखना है, कभी नहीं रखना है, कभी नहीं रखना है, गलती नहीं करना है ना। ये किसमें रखेंगे, ये रखेंगे हम R × 2 पाई रेडियन रखेंगे। तो कुछ बनता हुआ दिखा तुम्हें, आया मजा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है L बराबर 2 पाई R। और यही चीज तो हम बचपन से ऐसा रटते आ रहे थे कि सर जो परिधि होती है वो 2 पाई R होती है। अरे नहीं बालक, असल में 2 पाई नहीं है, असली चीज है वो L बराबर R थीटा, जिसमें थीटा का मान रेडियन पे रखना चाहिए था हमें। क्लियर है, मजेदार सी बात। ठीक है, चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सर ये जो हमने 180 डिग्री बराबर पाई पढ़ा है, इसकी क्या और भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उनके हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। देखो जैसे मेरे पास 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन। मतलब अगर मेरे पास कुछ भी डिग्री में है और उसमें मुझे रेडियन में ले जाना है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। देखो ये बिल्कुल ऐसी आसान सी कहानी है कि तुम मार्केट गए, मार्केट में तुम्हें पता चला कि सर 10 केले मिल रहे हैं 50 रुपए के,
तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 1 केला कितने का मिला, क्योंकि मुझे खरीदने हैं 15 केले। तो क्या करोगे? बिल्कुल सर आसान सी बात है, यूनिटरी मेथड वाली बात है कि सर हमें पता चला 10 केले 50 रुपए, तो 1 केला कितने का ये निकाल लिया। अब आपको कितने चाहिए? 15, तो 15 से गुणा कर दूंगा। तो जैसे मुझे पता चला कि 1 डिग्री पाई बटा 180 रेडियन के बराबर है, तो मैंने सोचा कि 30 डिग्री असल में कितने रेडियन के बराबर होगा। तो अगर 30 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? ये लिखेंगे सर हम पाई बटा 180 गुणा 30, ये हो जाएगा रेडियन में। 0 ने 0 को मार दिया, यहां पर आ जाएगा 6, तो कितना हो गया बेटा? अरे 3 का पहाड़ा है ना, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। तो ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से मैं जो भी मुझे डिग्री में दिया जाएगा उसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। और मान के चलो कल को कुछ चीज रेडियंट में है और उसे हम डिग्री में लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सर आपने अभी एक डिग्री बनाया, तो वैसे ही हम बना सकते हैं इससे दो चीजें। पहली चीज ये बनी, दूसरी चीज बना सकते हैं कि एक रेडियंट जो होगा ना बेटा वो 180 बटा पाई डिग्री होगा। एक रेडियंट पाई को नीचे ले गया मैं, तो 180 डिग्री बटा पाई हो जाएगा। तो अगर मेरे पास मान के चलो कल को ऐसा आया सवाल में कि सर पाई बटा 3 रेडियन है, तो अगर आपको सोचने में नहीं आ रहा कि सर पाई बटा 3 रेडियन क्या है ना, तो स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे तो आपको रट जाएगी कुछ बातें। जैसे पाई बटा 6 कितना होता है, पाई बटा 3 कितना होता है, पाई बटा 2 कितना होता है, पाई बटा 4 कितना होता है, ठीक है। वो एक अलग से टेबल में भी मैं आपको बना दूंगा। तो एक बार पहले एग्जांपल करके देखते हैं कि सर पाई बटा 3 रेडियन कितना होगा। तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है बेटा, तो मैं क्या करूंगा? पाई बटा 3 गुणा 180 बटा पाई, तो पाई ने पाई को मार दिया, यहां पर हो जाएगा ये 60, कितना हो गया भाई? 60 हो गया। तो ये 60 डिग्री के बराबर आ गया, मतलब पाई बटा 3 रेडियन जो होगा वो 60 डिग्री होगा। और इसी प्रकार से पता चला था कि जो 30 डिग्री वो पाई बटा 6 रेडियन के बराबर है। क्लियर है बेटा ये कहानी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जैसा हमने 2 एग्जांपल करे, ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल करते हैं और एक टेबल ही बना लेते हैं डिग्री और रेडियन का ना। तो ये तो आप रट लो भैया ना, पूरे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होगी जो अगर आप याद रख लो हमेशा के लिए तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो अभी तक जो मैंने सीखा उसको पहले एक बार मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि अगर मेरे पास रेडियन है कुछ, उससे मुझे डिग्री में जाना है। रेडियन से कहां जाना है? डिग्री में जाना है। तो क्या करेंगे बेटा? सर अगर मेरे पास पाई बटा 3 रेडियन है जैसे, है ना, तो रेडियन से डिग्री, तो इसके लिए हम यहाँ पर गुणा कर देंगे 180 बटा पाई से, तो आप किस में पहुंच जाओगे? डिग्री में। ऐसे ही अगर आपके पास कुछ डिग्री में है और आपको लेकर आना है रेडियन में, तो पाई बटा 180 से गुणा कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आसानी से ये चीज क्रैक कर लेंगे। तो हम एग्जांपल जैसे लिखे थे पीछे उनको एक बार यहाँ पर लिख भी देते बेटा, और उसके अलावा जो भी और बहुत महत्वपूर्ण कोण जिनका डिग्री रेडियन रेडियन डिग्री हमें पता होना चाहिए वो भी कर लेते हैं। देखो जैसे अभी तक हमने जो लिखा था सबसे पहला वो लिखा था सर डिग्री में 30 डिग्री। तो अगर मेरे पास 30 डिग्री था तो अभी क्या था? पीछे कितना आया था? पाई बटा 6 रेडियन आया था। देखो ये तो थोड़ा बहुत मुझे याद है, ऐसा आपको भी याद होना चाहिए। इसी प्रकार से अभी हमने 60 डिग्री किया था, है ना, तो वो कितना आया था? सर 60 डिग्री जो था वो आया था हमारा पाई बटा 3 रेडियन, ठीक है। अच्छा अगर मैंने आपको यहाँ पर पाई बटा 4 रेडियन दिया होता तो वो कितने डिग्री होता? ये करके बताओ मुझे। करो भाई, पाई बटा 4 रेडियन होता तो कितनी डिग्री बनते? तो सर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है, मतलब गुणा करना है 180 बटा पाई का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पाई बटा 4 गुणा 180 बटा पाई। तो ये पाई से पाई तो कट गया सर, ये 4 के पहाड़े से यहाँ कटेगा। देखो कितना है, करो 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 करो, सही हो जाएगा 45। बहुत बढ़िया बात, मतलब 45 डिग्री जो होता है बेटा वो पाई बटा 4 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। और एग्जांपल कर लेते हैं जैसे मान के चलो मुझे पाई बटा 2 रेडियन चाहिए, ये कितने डिग्री बन रहा है? पाई बटा 2 रेडियन। तो सर पाई बटा 2 गुणा 180 बटा पाई, तो सर ये पाई ने पाई को फिर मार दिया, यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आया 90 डिग्री के बराबर पाई बटा 2 रेडियन, ठीक है। ऐसे ही हम और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मान के चलो मैंने बोला 120 डिग्री, ये ऐसे कोण बेटा जो हमें बार-बार यूज होंगे, बार-बार उपयोग में आएंगे, ठीक है। इनको हम कन्वर्ट करके एक बार रख लेते हैं हमेशा के लिए। तो 120 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? तो सर इसको अब मुझे डिग्री से रेडियन करना उल्टा आना है। देखो हम दोनों प्रकार के एग्जांपल करेंगे, इधर के इधर ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। तो यहां से अब मुझे डिग्री से रेडियन आना है, तो 120 डिग्री है को गुणा कर दूं मैं, हाँ, पाई बटा 180, तो 0 से 0 कट जाएगा यहां पर, है ना। 6 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूं मैं, तो नीचे आएगा 3 और पाएगा 2, तो ये हो गया 2 बटा 3 पाई। अच्छा मतलब क्या हुआ? 120 डिग्री में 2 बटा 3 पाई रेडियन होते हैं, 2 पाई बाय 3 रेडियन होते हैं। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैंने आपको बोला कि पाई रेडियन में, असल में पाई रेडियन में कितने डिग्री होंगे? बताओ भाई, पाई रेडियन में कितने डिग्री होंगे? कितने होंगे? करो करो सॉल्व। हाँ कुछ बच्चे होंगे वाकई में सॉल्व करने लगे होंगे। हाँ सॉल्व करके देखते कितना आएगा। अरे मेरे बालक सॉल्व हर चीज थोड़ी ना सॉल्व करना होती है। ये तो हमें याद ही था कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है ना। ऐसा हमें गधामाली नहीं करना है कि हर चीज में बस फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूला लगाओ। ये हमें पहले से ही पता था बेटा कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा चलो एक और मजेदार बात पूछता हूं आपसे, 3 पाई बटा 2 रेडियन किसके बराबर होगा? बताओ 3 पाई बटा 2 रेडियन किसके बराबर होगा? सर इसको कन्वर्ट करने के लिए अब आप चाहते हो रेडियन से डिग्री में जाना, तो 180 बटा पाई से गुणा करवा दो। बिल्कुल सही करो भाई। तो यहां पर हो जाएगा सर 3 पाई बाय 2 इनटू 180 बटा पाई, तो पाई ने पाई को फिर मार दिया, यहां पर आ गया 90, तो 90 गुणा 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 270 डिग्री। तो यहां पर आ चुका बेटा 270 डिग्री। क्लियर है? छोटी सी बात है ना। देखो अगर आप चाहो तो इसके लिए एक लाजवाब ट्रिक बता सकता हूं, है ना। एक और लाजवाब ट्रिक क्या? देखो अगर आपको रेडियन से डिग्री में आना है तो आप इसमें कोई छोटा सा बढ़िया मजेदार काम भी कर सकते हो, है ना। देखना दिमाग वाली बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आया था 3 पाई बटा 2 रेडियन से डिग्री में, तो मैं काहे बार-बार मेहनत करूं 180 बटा पाई 180 बटा पाई, और हर जगह देख बेटा पाई से पाई पाई से पाई पाई से पाई, तो कटा ही था और हमेशा भी कटेगा, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको और आसान तरीके से कर सकते हो, एकदम मस्त ट्रिक से। 3 पाई बाय 2 मैं तुम क्या करो, पाई की जगह सीधे 180 रख दो। अरे यही तो होता है बेसिक से चिपक के चलो मजा आएगा, है ना। क्या था बेसिक? पाई की जगह 180 होता है, तो वही तो है पाई रेडियन का 180 डिग्री। तो मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, ये ना करते हुए सीधे ऐसा करो ना यार, पाई की जगह 180 रख दो, तो कितना हो जाएगा सर 3 बाय 2 इनटू 180। लो भाई एक स्टेप और कम होगी, हम गणित से और बच गए और ज्यादा आसानी से हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। बस यही तो है, जितना कम कैलकुलेशन करेंगे ना हम उतनी कम चांसेस होंगी गलतियां करने की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कई बार बहुत बार एग्जाम में भूल जाओगे कि सर 180 बटा पाई था या पाई बटा 180 था, तो अब तुमने तुम्हारी झंझट ही खत्म कर दिया पूरा। क्या करो, जहां पाई लिखो सीधे 180 रख दो, और जहां पाई नहीं दिखेगा तो पाई लाना पड़ेगा, तो पाई लाने के क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। चलो एक और लास्ट एग्जांपल बता देता हूं इसमें। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा? बिल्कुल सही बात।
अरे 360 डिग्री था बेटा, अभी हमने किया था ना, 2 पाई रेडियन किसके बराबर है 360 डिग्री। तो ये कुछ ऐसे मानक थे जो अगर आपको याद रहे, रेडियन डिग्री डिग्री रेडियन, तो काम आसान रहेगा, है ना। और इसमें से भी बता देता हूं बेटा, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, ना प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हम बार-बार फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम ना, और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी कर लेते हैं। जैसे देखो, एक बहुत ही लाजवाब सवाल कहता है, जब घड़ी में 4 बजते हैं तो घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा ना। मल्टीपल चॉइस हो सकता है, 2 आंसर भी आ सकते हैं ना, सीट में ऐसा सवाल नहीं आते कि जिसमें 2 आंसर होंगे ना, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं ऑप्शन को ध्यान से देखूं तो सर मेरे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में ये है 120 डिग्री, ये है पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 अभी मैं सीख कर आया हूं, ये होता है 60 डिग्री के बराबर। और 2 पाई बाय 3 देखो भाई अपनी कॉपी में देखो, 2 पाई बाय 3 किसके बराबर होता है सर, 2 पाई बाय 3 जो होता है 120 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि अगर मेरा आंसर ए है या 1 है तो 3 तो होगा ही होगा। अरे 1 होगा तो 3 तो हो ही जाएगा अपने आप, क्योंकि दोनों चीजें एक ही लिखी हुई है, बस एक डिग्री में लिखा हुआ है, एक रेडियन में लिखा हुआ है। तो एक बार हम हल करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो यहां पर हमारे पास सर घड़ी है, बिल्कुल घड़ी है। तो देखो यार इसमें 4 बजाओ पहले तो, सर यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 2 बजते हैं, यहाँ 1 बजता है, यहाँ 12 बजते हैं, और यहाँ कहीं 4 बजेंगे। तो जब 4 बजेंगे तो कुछ ऐसे बजेंगे, कैसे बजेंगे, यहाँ पर एक बड़ा कांटा 12 पर होगा और छोटा कांटा या छोटी सुई घंटे की जो होती है वो 4 पर होगी। ये बज चुके हैं 4। अब तुम्हें पता करना है कोण। तो देखो यार पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि असल में सर यहाँ पर जब 12 बजते हैं तो कोण शून्य हो जाता है। अरे यार 12 बजेंगे तो ये दोनों सुई एक ही जगह होंगी ना, तो कोण शून्य हो जाएगा। अब जब 1 बजेंगे तो छोटी सुई यहाँ आ गई, बड़ी तो यही है, 2 बजेंगे तो छोटी सुई यहाँ आ गई, बड़ी यही है, 3 बजेंगे तो यहाँ और यहाँ छोटी वाली सुई यहाँ आ जाएगी और बड़ी यहाँ पहुंच जाएगी। तो मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ कि जब 3 बजे थे, ध्यान सुना, इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसके सबसे आसान तरीके से मैं आपको बात बता रहा हूं। जब 3 बजे थे क्या ये मानते हो कि 90 डिग्री कोण था? जब 3 बजे थे तो क्या ये मानते हो कि कोण घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 90 डिग्री था? तो जब 4 बजेंगे 3 बजे क्या था, 3 बजे 90 डिग्री कोण था। तो 4 बजेंगे तो कितना कोण होगा, मतलब आंसर से 90 से तो ज्यादा होगा, आंसर 90 से तो ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा देखो सर, जब 1 बजे थे तो यहाँ पर कितना कोण था वो पता कर लेते हैं। देखो जब ये कोण 1 बजे थे, 2 बजे 1 और 2 के बीच में ये कुछ कोण आएगा, 2 और 3 के बीच में कुछ ये कोण आएगा, 3 और 4 के बीच में ये कोण आएगा, और ये सारे कोण आपस में बराबर है। अरे तुम्हारे घर में घड़ी ऐसी लगी हुई ना कि 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इन सबके मध्य जो कोण है वो बराबर बराबर कोण है। ठीक है, तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि सर जब 3 बजे थे तो कोण था 90 डिग्री, है ना, और 3 बजे मतलब यहां से यहां तक घुमा मैं, मतलब हर 1 घंटे में ना, 3 घंटे में कोण बना 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना कोण होगा ये सोचो। तो सर 1 घंटे में 90/3, या मैं लिख सकता हूं 30 डिग्री का कोण होगा। बहुत आसानी सोचिए, मेरे को पता चला 90 डिग्री में 3 घंटे बनते हैं, तो यहाँ पर 1 घंटे में 30 डिग्री, मतलब ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो आंसर क्या आ गया 30 डिग्री 4 बार बना, मतलब कि 120 डिग्री मेरा सही जवाब हो गया। मैं चाहता तो इस चीज को ऐसे भी सोच सकता था, 3 घंटे में 90 डिग्री की बजाय मैं सोच सकता था इसको, या दोनों से बात बराबर है, या 12 घंटे में 360 डिग्री बनता है। अरे 12 घंटे में 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 12 तो कितना जो घंटे का काटा है कितने कोण घूमेगा, तो सर 360 डिग्री घूमेगा। तो 1 घंटे में कितना घुमाएगा बताओ, 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे में होगा 360/12। अरे भाई कान इधर से पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, बात बराबर है। तो ये हो गया तो सर यहाँ पे 30 डिग्री, तो हर घंटे मतलब कि ये हर घंटे 30 डिग्री घूमता जा रहा है। बस कहानी खत्म, पैसा आंसर आ चुका है। तो क्या करेंगे सर हम 4 घंटे में या 4 बजे बाद बनेगी, ये होगा सर 4 गुणा 30, तो ये कौन हो जाएगा 120 डिग्री। तो आंसर आ चुका है 120 डिग्री। ऐसे 5 बजे पूछते तो क्या करते, 5 बजे पूछते 5 कर लो। अरे तो लाजवाब सी बात पता चल गया, मैं है ना, अगर 5 बजे बोलते हमसे तो 5 गुणा 30 कर लेते हैं, 6 बजे बोलते तो क्या करते हैं, तब 180 डिग्री हो जाता, करने की क्या जरूरत है, या कर भी लो तो 6 गुणा 30 कर लो, बात बराबर है। 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे सब कुछ कर सकते हो यहाँ पर, इसको 30 से गुणा करते जाओ। चलो यार आया समझ में। इसी प्रकार से अगले लाजवाब सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि यहाँ पर एक वृत्तीय चाप है जो कि पाई सेंटीमीटर लंबी है, यहाँ पर एक चाप है जो कि पाई सेंटीमीटर लंबी है। अगर ऐसा थोड़ा सा दिखने में अजीब लगता है तो कोई बात नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो। जैसे ये 8 त्रिज्या है, ये चाप है, तो ये 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या और ये पाई सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है ना। हमने सीखा सर एक को एक लाइन पे ध्यान देते, एक लाइन पे चले जाते, सामने वाले ने क्या किया, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर चले गया। तो आपको क्या पता करना है कि यहाँ पर कोण का मान कितना होगा, ये थीटा कितना होगा। तो ये पता करते हैं ये थीटा कितना है। तो थीटा पता करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या है बताओ। सर हमारे पास चाप है जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, फिर हमारे पास त्रिज्या है जो कि 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो हम यहाँ पर कोण ज्ञात करने के लिए अभी जो प्यारा सा फॉर्मूला आपने सिखाया वो यूज कर सकते हैं ना। हम इसे लिख सकते हैं चाप बटा त्रिज्या, L बराबर r थीटा का उपयोग कर रहे हैं भैया। तो कोण थीटा ज्ञात करना है, L दिया है और r भी दिया है, एक बार फटाफट वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल सर, ये है चाप पाई बटा 6। देखो मुझे यूनिट का लोड नहीं है, यूनिट का टेंशन क्यों लिया मैंने, इस सेंटीमीटर को मीटर में क्यों बदला आपने, नहीं देख यहाँ पर अनुपात है, तो ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया वैसे भी, तो इसका कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई बटा 6 रेडियन, और पाई बटा 6 रेडियन या मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री। पन्ने पलटा कर देखो यही आया था। हाँ इतनी कहानी सबको समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं हम और त्रिकोणमिति में और महत्वपूर्ण बातें करते हैं। देखो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर बढ़ते हैं ना। इसके लिए एक छोटी सी कहानी समझते हैं पहले। क्या हुआ इस दुनिया में कि एक समकोणीय त्रिभुज बना गया। समकोणीय ना, समकोण मतलब कितना होता है 90 डिग्री का त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री था। तो इस त्रिभुज को हमने यहाँ पर इसी जो भुजाएं थी इसके कुछ ऐसे नाम भी दिए कि सर अगर आपने यहाँ पर ये कोण थीटा बोला ना, बिल्कुल बेसिक बात, बहुत बढ़िया बात समझा, ध्यान सुनना ना। 2-2 साल बच्चे कोटा में आकर हमसे पढ़ जाते हैं, ठीक है, और आखिर में आकर उनको कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि थीटा था तो यहाँ पर ये कौन सी साइड थी, कौन सी साइड थी, कौन सी साइड थी, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब बेसिक बातें बताई जा रही थी तो हवाबाजी चल रही थी ना। ऐसी हवाबाजी बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। सर अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लंब कहते हैं, और ये जो लंब होता है इसे हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं।
और इसी प्रकार से जो साइड या जो भुजा यहां पर कोण के साथ है इसे हम आधार या बेस कहते हैं। और इसी प्रकार से यहां पर ये वाली जो भुजा है ना, इसे हम कर्ण कहते हैं या हाइपोटेन्यूस। ये क्या है भाई, यह 90 डिग्री के विपरीत वाली भुजा है, तो इसे हम कर्ण कहते हैं। देखो अगर ऐसा होता कि यही त्रिभुज था है ना, इसी प्रकार का एक और त्रिभुज था, समकोणीय ही त्रिभुज था, और उसमें मैंने ये वाला कोण थीटा मान लिया होता है ना, क्योंकि देखो ये कोण तो 90 डिग्री हमेशा फिक्स होता है। अब तो बस दो ऑप्शन, या तो इधर वाले कोण को थीटा बोलो या इधर वाले कोण को थीटा बोलो, तो दोनों में से किसको बोल रहे हो उसके आधार पर है ना, यहाँ पर जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर है वो डिसाइड होता है। जैसे अगर तुमने ऊपर वाले को थीटा बोल दिया बेटा, तो जो सामने वाली होगी इसे हम परपेंडिकुलर या पी या लंब कह सकते हैं ना। परपेंडिकुलर को मैं पी से चिन्हित करूंगा, लंब को पी से चिन्हित करूंगा, और इधर वाली जो भुजा है वो अब हमारी बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। हाइपोटेन्यूस चाहे जो हो जाए फिक्स रहेगी। क्या परिवर्तित हो सकता है कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, वो किस पर निर्भर करता है, कौन सा कोण तुमने चुना। कोण के सामने वाली जो होगी हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी, और कोण जिसके बीच में बनता है वो हाइपोटेन्यूस या कर्ण और बेस आधार होता है। ठीक है भाई, तो अगर अभी हमने ये वाला कोण थीटा माना तो इस दुनिया में एक बहुत रोमांचक सी बात पाई गई है ना। क्या देखा गया कि सर अगर हमने यहाँ पर ये एक बहुत छोटा सा कोण बनाया ना, तो मैं तुम्हें उस जमाने में ले जाना चाहता हूँ ना, जब भारत के साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की, रामानुजम ने ना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नाप दी थी, वो सब कुछ त्रिकोणमिति के ऊपर किया था। अब उसको माउंट एवरेस्ट क्यों बोल दिया, क्योंकि भाई उस समय हमारे भारत में अंग्रेजों का राज था ना। अब रामानुजम साहब ने तो उसकी पूरी हाइट नाप दी थी माउंट एवरेस्ट की। अब ये पेपर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज तुम करते हो, नई चीज करते हो दुनिया में, तो उसकी एक पेपर होता है जिसमें तुमने पूरा काम किया है। अब ये तुम्हें दूसरे साइंटिस्ट लोगों को समझाना पड़ता है कि देखो जो मैंने किया है वो वाकई में सही है। तो अगर वो लोग मानते हैं कि हाँ भाई आपने जो किया बिल्कुल सही बात है, तो फिर वो आपके नाम से पब्लिश हो जाता है, और उस डिस्कवरी या उस इन्वेंशन के पीछे ना, उस खोज के पीछे हमेशा आपका नाम रहेगा। अब उस समय तो अंग्रेज थे ना, तो इन्होंने जाकर वहां पर पेपर सबमिट करा, और उसके बाद में क्या हुआ भाई, वहां पर एक एवरेस्ट नाम का व्यक्ति था ना, माउंट एवरेस्ट नाम का एक व्यक्ति था, जिसने वो चीज चुरा ली और बोला कि हाँ ठीक है आपने किया बिल्कुल सही है, लेकिन ये काम तो हमारे नाम से आगे जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो जो माउंट एवरेस्ट, उसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। चलो देखो हम काम की बात करते हैं वापस से, हमारे पास एक त्रिभुज है, तो ये बात बहुत बढ़िया तरीके से सोची गई कि सर अगर मैंने यहाँ पर कुछ कोण थीटा का एक त्रिभुज बनाया, 30 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है, तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर अगर मैंने एक बहुत छोटा कोण बनाया तो इसमें ये हाइपोटेन्यूस होगी है ना, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है, इसी कोण का मैंने एक और बड़ा, इससे बड़ा त्रिभुज बनाया, तो इसी कोण का बना रहा हूं, तो इसी त्रिभुज को मैं और बड़ा कर देता हूं, तो इस त्रिभुज को मैंने और बड़ा किया, तो इसमें देखो आधार भी बड़ा हो गया, लंब भी बड़ी होगी, कोण भी बड़ा हो गया, लेकिन कोण वास्तविकता में वही रहा। फिर ये सोचा गया कि यार इससे भी बड़ा त्रिभुज बना कर देते, तो हमने बोला भी बनाओ, इससे भी बड़ा त्रिभुज बनाओ। ठीक है, तो और बड़ा त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, और इससे छोटे भी और वास्तविकता में त्रिभुज संभव हो सकते हैं, या इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा त्रिभुज कैसे, जैसे मान के चलो तुम माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़े हो। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़े हो, तो यहाँ पर तुम जहां खड़े हो जिस बिंदु पर, उस बिंदु से लेकर माउंट एवरेस्ट तक एक लाइन खींची जा सकती है, जो एक समकोणीय त्रिभुज के लिए आधार हो सकती है। और तुम माउंट एवरेस्ट की चोटी को देख रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारी आंखों से माउंट एवरेस्ट की चोटी तक एक और मैं काल्पनिक रेखा बना सकता हूँ, जो कि असल में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस या कर्ण हो जाएगी। और वहां पर जो माउंट एवरेस्ट की चोटी से माउंट एवरेस्ट के तल तक एक लाइन सोचो, जो क्या हो जाएगी भाई, लंब हो जाएगी। तो इतना बड़ा त्रिभुज भी मान लो मैं, तो भी बनेगा काम, हाँ भाई तो भी काम बनेगा है ना। माउंट एवरेस्ट के अलावा भी तुम अगर किसी भी बिल्डिंग से कहीं दूर खड़े हुए हो और तुम उसे देख रहे हो, तो तुम वास्तव में बेटा अगर बस ये पता कर लो कि तुम उस बिल्डिंग से कितनी दूर खड़े हो, और तुम उसकी चोटी को देखने के लिए कितना कोण ऊपर की तरफ घूम रहे हो, या अपनी नजरों को कितना ऊपर ले जा रहे हो, उन्नयन कोण पता कर लो अपना, तो तुम बता सकते हो बिल्डिंग कितनी ऊंची होगी। यही चमत्कार है त्रिकोणमिति का समय, और यही चमत्कार साइंटिस्ट ने देखा, समझा है ना। ये पता चला कि यार कितना भी बड़ा कोण ले लूं और कितना भी छोटा मैं कोण ले लूं, यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात था वो हमेशा वही आ रहा था। जैसे अगर मैंने यहाँ पर पहली भुजा ली, मैंने बोला पी और एच का रेशो देखो, अनुपात देखो, तो यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का अनुपात देखो। इसी प्रकार से मैंने बोला कि यार बी और एच का अनुपात देखो, आधार और कर्ण का अनुपात देखो, और साथ ही साथ है ना यहाँ पर पी है ना और बी मतलब लंब और आधार का अनुपात देखो। तो ये पाया गया बेटा कि ये तीनों अनुपात, इसके अलावा तीन और अनुपात संभव है। वैसे तो कौन कौन से, यहाँ पर एक और अनुपात संभव है जो कि होगा एच बटा पी, उल्टा कर दिया इसका, यहाँ पर एक अनुपात संभव होगा एच बटा बी, और ये अनुपात होगा बी बटा पी। तो ये मेरे पास अगर तीन भुजाएं तो उनके से 6 अनुपात संभव हो सकते हैं है ना। दो के मैंने जोड़ी बनाई, तुम चाहो तो एक बार चेक भी कर लो, इसके अलावा कोई संभव नहीं है। अगर तुम्हें मिल जाए कि सर इसके 6 के अलावा और भी कोई अनुपात हो सकता है, तो बता देना, हम तुम्हारे नाम से एक और अनुपात बनवा देंगे दुनिया में। तो देखो क्या हुआ कि हमें पता चला कि यार ये 6 अनुपात ही संभव है। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि कितना भी छोटा त्रिभुज बना दूं मैं, कितना भी बड़ा त्रिभुज बना दूं, ये अनुपात हमेशा नियत ही रहा था किसी भी कोण के लिए। अगर मैं यहाँ कोण बदला, एक कोण के लिए 10 डिग्री तो 10 डिग्री, 20 डिग्री तो 20 डिग्री, 40 डिग्री तो 40 डिग्री, उसके लिए अनुपात नियत है। ऐसा नहीं कोण बदल दिया तो सोचा कोण नहीं बदला। ठीक है, एक थीटा कोण के लिए कितना भी बड़ा कितना भी छोटा त्रिभुज, यही अनुपात हमेशा। तो इन अनुपात के नाम रख दिए गए हमेशा के लिए। तो यहाँ पर p बटा h जो था बेटा, इसे हमने बोला साइन, क्या बोला साइन, और ये किसी कोण थीटा का अनुपात है ना, तो यहाँ पर इसे बोला साइन थीटा p बटा h। ठीक है, इसी प्रकार से b बटा h जो हो गया उसे नाम दिया गया cos थीटा, और p बटा d जो हुआ उसे बोला गया tan थीटा। ठीक है, तो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा के लिए फिक्स हो गए कि अगर मुझे साइन देखना है तो ये होगा साइन थीटा p बटा h, cos देखना है तो cos थीटा होगा b बटा h, और tan थीटा होगा p बटा b। ये बात ध्यान रखना कि साइन और थीटा ये पूरा एक व्यक्ति है या एक नाम है साइन थीटा, इसमें साइन और थीटा अलग नहीं है। क्लियर है ना। देखो क्या होता है बेटा, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक बात करूं, बहुत मजेदार बात, क्या सुनना। थीटा कोई कोण था, अब वो थीटा कोण तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने सोचा कि मान के चलो थीटा का मान 30 डिग्री। अब 30 डिग्री थीटा अगर इसके आगे लगाया तुमने साइन, इसके आगे लगाया साइन, तो वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी प्रकार ये कोण 30, इसके आगे तुमने लगाया कॉस, तो बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यह कोण 30, इसके आगे आपने लगाया tan, तो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कोण अकेला कोण हो सकता है दुनिया में, हाँ अकेला कोण 30 डिग्री घूमे, मैं कहीं भी घूम सकता हूं। लेकिन अगर साइन अकेला घूम रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। साइन घूम रहा है साइन, अरे साइन किसका साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो है वो किसी का आएगा ना यार, इसी कोण का मान होगा। तो साइन का अकेला अस्तित्व नहीं है, उसको उसके साथ एक कोण की जरूरत है। ठीक है ना। कुछ लोग इस दुनिया में हमेशा अकेले घूम सकते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है ना, लेकिन
कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमेशा कोई साथ चाहिए तो ही वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा साइन साइन कॉस टैन, ये उनमें से जिनको हमेशा थीटा साथ चाहिए, तो कभी भी ध्यान रखना है ना। और ऐसी गलती पूरे फिजिक्स में कोई नहीं करेगा कि सर साइन अकेला लिख दूं क्या, कॉस अकेला लिख दूं क्या, या थीटा से थीटा कैंसिल कर दूं क्या, वो साइन के अंदर घुसा बैठा था, तो ऐसा कभी नहीं करना है। ये पूरा एक है, कॉस पूरा है, टैन थीटा पूरा एक चीज है। इसी प्रकार से बेटा जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है या कर्ण बटा आधार होता है, इसमें कोसेक थीटा बोलता हूं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉस थीटा होता है ना, उसका जो उल्टा होता है, देखिए असल में क्या इनवर्स है इसके, तो ये इसका जो उल्टा होता है वो सेक थीटा कहलाता है और टैन का कॉट थीटा कहलाता है। तो हमें जो सबसे ज्यादा उपयोग आएगा वो इन्हीं तीनों चीजों का करना है। क्लियर है कहानी, है ना। देखो अब यहाँ पर साइन कॉस और टैन थीटा तो हमें सर पता चला। अब हमने क्या सोचा कि इनके क्या मान किन्हीं कोण के लिए, है ना, जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और इससे भी ज्यादा बड़े बड़े कोण के लिए क्या इनके कुछ मान याद कर लिए जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ बेटा कि हमने इनमें जो भी मैंने कोण के माप बोले थे आपको, उनके ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हमने हमेशा के लिए रख लिए या याद कर लिए, क्योंकि कितना भी छोटा त्रिभुज हो कितना भी बड़ा त्रिभुज हो, ये मान हमेशा वही रहने वाले हैं। तो जिससे हमें आसानी से हम आगे भी जब पढ़ेंगे तो उसमें वैल्यूज रखने में भी आसानी होगी और साथ ही साथ हम आगे चलकर इन साइन कॉस और टैन का और बहुत ही बढ़िया तरीके से उपयोग भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ये जान लेते हैं कि साइन 30 का मान कितना होना चाहिए, साइन 40 साइन 45 का मान कितना होना चाहिए, 60 का मान कितना होना चाहिए वगैरह सब कुछ। ठीक है बेटा, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि सर अगर मान के चलो मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसमें छोटा बनाऊं बड़ा बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कौन 30 डिग्री है, तो यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ इसके सामने वाली भुजा ना जो लंब है वो कुछ ना कुछ आएगा, कुछ कर्ण होगा और कुछ आधार होगा, ये पक्का कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, है ना। लेकिन चाहे जो हो जाए इस दुनिया में, जब भी मैं इस पे p बटा h का अनुपात निकालूंगा, और ये p बटा h का अनुपात मतलब साइन थीटा, अभी मेरा थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री होगा चाहे p कुछ भी हो h कुछ भी हो, ये जो अनुपात है वो हमेशा और हमेशा 1/2 ही रहेगा। क्लियर है बात, है ना। ऐसे ही अगर मैं सोचूं कि मैंने यहाँ पर साइन 0 कर दिया होता, मतलब मान लीजिए मैंने कोण 0 डिग्री कर दिया, 0 डिग्री कोण मतलब क्या हो जाएगा सर, ये एक लाइन है और 0 डिग्री मतलब ये उसी के ऊपर, मतलब मेरा आधार और कर्ण एक ही हो जाए, यहाँ पर p जो लंब है वो शून्य हो जाए, तो कोण कितना कहलाएगा 0 डिग्री कहलाएगा। तो यार अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे कि साइन 0 कितना होगा, तो साइन 0 क्या होगा सर, मेरे पास जो लंब है वो शून्य है, मुझे लिखना है p बटा h, तो कॉमन सेंस से मैं बोल सकता हूं सर कि 0 डिग्री के p जो लंब है वो हमेशा शून्य होगा और साइन 0 हमेशा 0 होगा। अच्छा ऐसा सोचो अगर मैं कि सर अगर मैंने यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ाई 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 क्या हो रहा है, कोण बड़ा 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 बड़ा, तो अधिकतम मान में कितना पा सकता हूँ साइन थीटा का, ये सोचो। तो सर जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है और जो कर्ण है, इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर कोण में 90 डिग्री ही मान लूं, साइन 90 डिग्री, मतलब क्या हुआ इसका कि देखो यहाँ पर मेरे पास आधार था, मेरे पास ये लंब था और ये कोण में थीटा बोल रहा था। अब सोच अगर मैं ये थीटा बढ़ा रहा हूं बढ़ाते मैंने 90 कर दिया, मतलब क्या हुआ अब यह मेरा कर्ण हो गया है और ये मेरा लंब हो गया है, तो ये h और p हो सकता है कि सर ये बराबर हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब ये देखो ना यार, ये कोण में बढ़ाते ये भी नब्बे हो गया, मतलब ये दोनों रेखाएं, अब ये असल में त्रिभुज बचा क्या सर, एक वास्तविकता में देखो तो ये तो सर अभी कभी त्रिभुज नहीं बचा, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो ये दोनों अनंत पे जाकर मिलेगी कहीं, तो मतलब ये h और p अनंत पे कहीं जाकर मिल रहे हैं, तो अनंत पे मिलेंगे मतलब उस समय p और h बराबर, तो h और p बराबर हो जाएंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर कि यहाँ पर साइन 90 डिग्री जो होगा ना वो 1 होगा। तो देखो बेटा चाहे जो हो जाए साइन का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सर न्यूनतम मान क्या 0 हो सकता है, नहीं न्यूनतम मान 0 नहीं हो सकता, 0 से भी कम पॉसिबल है। कैसे, सोचो दिमाग से। मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर सर हम यहाँ से इधर घूमें तो ये कोण पॉजिटिव था और यार त्रिभुज नीचे भी तो बन सकता है, अरे ऐसा तो त्रिभुज में बना सकता हूँ ना यार, देखो तो यहाँ पर क्या हो गया अब ये नेगेटिव हो गया है, तो ऐसे ही नेगेटिव में भी जो न्यूनतम मान पॉसिबल है वो -1 है। तो याद रखना बेटा आपको, चाहे जो हो जाए इस दुनिया में साइन थीटा का जो अनुपात है वो 1 और -1 के बीच में ही आता है। किसके बीच में आता है, 1 और -1 के बीच में आता है, चाहे जो हो जाए। अगर तुमसे बोले कि साइन का मान 5, साइन का मान 5 बताओ थीटा क्या है, तो मैं मूर्ख हो तुम, 1 से बड़ा नहीं हो सकता साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा जो है बेटा वो भी 1 और -1 के बीच में ही होता है। ये कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो यार जैसे मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिखा वैसे मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा होगा b/h, कॉस थीटा होगा b/h। तो देखो यहाँ पर एक बार इसको प्रैक्टिकली फील करके देखते हैं कि सर यहाँ पर एक लाइन थी, ये मेरे लिए आधार था, तो ये मेरे लिए आधार हो गया और लंब मान के चल शून्य हो जाए, मतलब थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तो लंब मेरे लिए शून्य हो गया। तो यहाँ पर अगर लंब शून्य हो गया है और कर्ण तो क्या होगा यही रेखा होगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें सर cos 0 डिग्री क्या होगा। पहले तो ये सोचा cos थीटा वास्तव में होता क्या है, सर cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार और कर्ण तो दोनों बराबर ही है, अरे एक ही चीज है ना, जब 0 डिग्री हो तो आधार और कर्ण बराबर हो जाते हैं। लंब नहीं है तो साइन नहीं है, साइन 0 हो गया, cos 1 गया, क्यों, क्योंकि ये होता है सर b बटा h और b और h बराबर है, ये हो गया 1, तो cos 0 डिग्री पर cos 1 होता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो cos थीटा का मान घटता जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर आ जाएगी तो बेस छोटा होता जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर इसका मान कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं tan थीटा को सोचूं बेटा, तो tan थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब यह अनंत से, बस इक्वल नहीं लगाते जब हम अनंत लिखते हैं, तो यह अनंत से प्लस अनंत से माइनस अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है। देखो यार हो सकता है अभी कि आपको ये जो मैंने चिन्ह इस्तेमाल करे इसमें थोड़ी कठिनाई हो हजम करने में, इसे थोड़ा सा समझ लो यार, है ना। ये क्या होता है कि सर ये छोटा है, कौन छोटा है, इधर की तरफ घुमाएं तो साइन छोटा है 1 से, अच्छा ये -1 छोटा है साइन से, मतलब साइन बड़ा है -1 से, वैसे इसके लिए भी हम समझ सकते हैं। क्लियर है बेटा, है ना। सर tan थीटा का मान इतना बड़ा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल। कैसे, देखो tan थीटा क्या है, tan थीटा था सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यार जो परपेंडिकुलर है, तुमने अभी मुझे बताया कि सर परपेंडिकुलर जो है वो कभी ना कभी 0 भी हो सकता है। अरे परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर 0 है तो साइन 0 पॉसिबल है। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि मैंने परपेंडिकुलर को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया और बेस शून्य कर दूं, ठीक है। तो बेस अगर शून्य हो गया मतलब मान लो दो रेखा बहुत एक दूसरे से चिपकी हुई है, मतलब ये भी त्रिभुज है क्योंकि दोनों रेखा बहुत ज्यादा चिपकी हुई है एक दूसरे से, बेस ऑलमोस्ट 0 है और कहीं ना कहीं अंत मिल रही है। हाँ वैसे इन सबकी हमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसा भी सोचना पड़ेगा नहीं, ये हम केवल ऐसा फील लेने के लिए कि tan 0 क्या हो सकता है या tan अनंत कैसे हो सकता है। ये जो साइन लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इन्फिनिटी या अनंत, है ना। और ये अनंत को 1/0 से भी चिन्हित करते ध्यान रखना, 1/0 क्या होता है, अनंत होता है।
ठीक है, तो ये जो tan का मान है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो अगर ये सब कुछ समझ में आया तो एक और छोटे ही महत्वपूर्ण सा सूत्र हम समझ लेते हैं ना। देखो हम जो समझ रहे थे साइन कॉस और tan, इसमें सर अगर इतना सब कुछ पड़ गया तो एक और बात तो मुझे चमक गई कि ये जो साइन और कॉस है ये tan से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं कि जो tan थीटा होता है ये लिख सकता हूं मैं, है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखो अगर विश्वास नहीं होता तो प्रूव कर लो। साइन कितना होता है p/h होता है और कॉस कितना होता है b/h होता है। तो x से कट जाएगा बेटा और ये p/b बचेगा जो tan थीटा होता है। ठीक है, तो आगे चलकर अब हम जो भी मान देखने वाले tan थीटा में उसको हम साइन बटा कॉस से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है छोटी सी बात, है ना। और ऐसा आपने शायद कक्षा 10वीं में इनको याद रखने के लिए तक देखी होगी। ठीक है, तो एक ट्रिक में भी बता देता हूं। जैसे लिखा हुआ है PBPHHB, तो ये क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, या इसको याद करने का ऐसे हिंदी मीडियम में बच्चों को एक और चीज सिखाई जाती है, सर ये लिख लो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। लेकिन हम उसको नहीं याद करना, क्यों दूसरों की बातें हम सारे बाजार में उछाले, है ना। तो हम तो ऐसे याद कर लेते पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, भगवान का नाम भी ले लेते हैं। चलो यार, तो ये हमने साइन कॉस tan बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया और ये भी समझ लिया कि सर इनका जो मान है वो हमेशा कुछ थीटा के लिए फिक्स होगा। तो वो अगर ये जैसे अनुपात मैंने 1/2 बताया साइन के लिए, तो वैसे ही मैं आपको सारे कोण के लिए मान बता देता हूं। ये वही टेबल है जो कक्षा 10वीं में आपने याद किया होगा। जैसे साइन 0 0 होता है, हमने फील किया था। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। क्लियर है कहानी? और सर यहां पर साइन 90 0 है तो कॉस 0 1 होगा। साइन 60 √3/2 है तो कॉस 30 √3/2 होगा। साइन 45 1/√2 है, कॉस 45 1/√2 होगा। साइन 30 1/2 है, कॉस 60 1/2 होगा। इसी प्रकार से कॉस साइन 0 0 है तो कॉस 90 0 है। ये सारे मान आपस में से घूम गए इधर। और tan थीटा क्या होता है? साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। ये होगा 1/0, तो इन दोनों डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 0/1 मतलब 0। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 1/2 बटे में √3/2। तो बेटा ये दोनों 2 को मार दिया तो हो जाएगा 1/√3। यहां पर से इनका अनुपात लेंगे तो कट गए तो 1 बचा। यहां पर हो जाएगा √3/2 बटे में 1/2, तो 2 से 2 फिर कट गया बेटा, तो हो गया √3, है ना। और ये होगा 1/0, तो 1/0 में आपको होता है ये परिभाषित नहीं होता, या अनंत होता है ना। 1/0 ये अनंत हो गया, तो ऐसे चिन्हित करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो इसके आगे के मान भी याद रख सकते हो। वैसे अगली क्लास में मैं एक ASTC रूल बताऊंगा जिसके आधार पे आप ये वाले सारे मान बहुत आसानी से याद रख लोगे। लेकिन मेरे पास इसके लिए जबरदस्त ट्रिक है। देखो असल में क्या होता है बेटा कि अगर मुझे साइन 120 का मान पता करना है तो ये √3/2 होता है। जो साइन 135 का मान होता है वो 1/√2 होता है। साइन 150 का 1/2 होता है और साइन 180 का 0 होता है। तुझे ये याद है? याद होगा याद, मत चिंता करो। देखो कैसे क्या करो, ये एक ट्रिक है कि ये टेबल को आगे कैसे बढ़ा दिया सबने इतनी तेजी से। देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये मान लो एक बेस लाइन है या यहाँ पे एक मिरर सा है। क्या है भाई? मिरर सा है, कांच लगा हुआ है। तो जैसे कांच में तुम्हें समझ में आता है ना, इस अगर कांच के सामने अगर मैं एक्स डिस्टेंस पर बनाऊं तो मेरा प्रतिबिंब भी एक्स डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। अगर मैं मान लूं कि ये कांच है तो √3/2 इधर, √3/2 इधर, एक छोड़कर 1/√2, एक छोड़कर 1/√2। इसी प्रकार से यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर देख इससे 1 2 3 छोटा शून्य आया, यहाँ से 1 2 3 ब्लॉक छोटा शून्य आ गया। और वही चीज नीचे भी हो रही है। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1 2 छोटा √3/2, यहाँ पर 1 2 छोटा √3/2 और इसी प्रकार से 1 2 3 छोटा 1 2 3 छोटा 1। और यहाँ पर tan का भी यही चक्कर है। लेकिन सर गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पर cos और tan के जो मान 90 से 180 डिग्री के बीच में होते बेटा वो नेगेटिव होते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि असल में नेगेटिव क्यों है ना। एक ASTC रूल होता है, उसके आधार पर बातें बोली जाती है। ठीक है, तो देखो भाई मैंने तुम्हें 0 से 90 तक याद था, उसका 180 याद करवा दिया ना। अगली क्लास में तुम 360 तक याद कर ले जाओगे। ठीक है, चलो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जैसे ये चीज है वैसे ही कुछ त्रिकोणमिति के और सूत्र आपने क्लास 10th में पढ़े होते हैं। एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं और क्विज के फॉर्म में कुछ दो छोटे छोटे बड़े महत्वपूर्ण से सवाल करेंगे। देखो ऐसा हमने पढ़ा होता है सर, अभी हमने ऐसे देखा भी कि असल में जो कोसेक थीटा था वो 1/sin थीटा था, सेक थीटा जो था वो 1/cos थीटा था और कॉट थीटा जो था वो 1/tan थीटा था। ये याद रखना है ना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट। और इसके अलावा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बेटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र जो हमें हमेशा काम आएगा वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यार ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है इसमें। जैसे तुम्हें पता है sin थीटा क्या होता है, p/h, cos थीटा क्या होता है, b/h, तो इनका वर्ग करके जोड़ दो, ये हो जाएगा सर p स्क्वायर बटा h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा सर ये तो आया ही नहीं, आ गया है। पाइथागोरस बाबा याद है तुम्हें? पाइथागोरस नियम क्या होता है सर? ये होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। तो अगर इसको उठाकर यहाँ रख दो बेटा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बटा h स्क्वायर इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो चुका है। ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है। इन दोनों का हम उपयोग बहुत कम करने वाले, जो अधिकतम उपयोग करें हम वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। ये दोनों इसी से ही बनते हैं वैसे। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं और क्विज के रूप में दो बढ़िया से सवाल कर लेते हैं। तैयार हो? देखो भाई क्विज का पहला सवाल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से असत्य कथन क्या है ये बताना है आपको। देखो इनका जवाब जान लेते बेटा हम। साइन थीटा पहले सवाल में दिया है कि साइन थीटा बराबर -1/5। क्या ये संभव है? सोचो, साइन थीटा का मान सर आपने बताया था 1 से -1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर क्या -1/5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। ऐसा सोच लेगा, नंबर लाइन 0 है, ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, तो -1/5 तो यहां के बीच में आएगा, तो यह संभव है। ठीक, ये सत्य कथन है। cos थीटा का मान 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, tan थीटा का मान 20 डिग्री हो सकता है। हाँ, tan तो कुछ भी हो सकता है, tan के लिए कोई चक्कर नहीं है, तो ये भी सत्य कथन है ना। ये जो टिक लगाया ये तीनों क्या है? यह भी सत्य है, यह भी कथन सत्य है और यह कथन भी सत्य है। तो सर ऐसा तो 3 सत्य होते तो आंसर हो ही गया। लेकिन फिर एक बार हम देख लेते, वेरीफाई कर लेते। देखो यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं,
फिर कैसे पता चलेगा? हमें ये पता है ऑलरेडी। कैसे? देखो, हमें पता है सर कि जो कॉस है उसका मान जो है, कॉस थीटा का मान जो है वो -1 से 1 के बीच में हो सकता है। -1 से 1 के बीच में कॉस थीटा का मान हो सकता है। तो यार देखो, अब मुझे सेक थीटा का पता करना है, तो इसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होगा तो इसका मतलब ये है कि चाहे जो हो जाए इस दुनिया में, कॉस का मान अगर 1 से -1 के बीच में है तो यहाँ पर सेक थीटा का मान इसके बीच में नहीं आएगा, है ना? क्योंकि अगर माइनस होता है 1/2 का रेसिप्रोकल उल्टा तो 2 हो गया, है ना? यहाँ पर ये सब क्या है यार? ये सारे नंबर -1 से 1 के बीच में छोटे छोटे अनुपात है जो 1 से कम है। तो अगर इनका रेसिप्रोकल करोगे, इनको उल्टा करोगे तो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो ये भी याद रख सकते हो आप कि जो सेक थीटा है ना, ये वैसे क्लास 11th में जो मैथ्स पढ़ते हैं, जितने बच्चों को मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत गैर तरीके से समझिए ये बात, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरा एक चैप्टर पढ़ना होता है मैथ्स में। ठीक है, तो हमें तो इतना नहीं पढ़ना है, बस बेसिक बेसिक सी बात करनी है। तो सेक थीटा का मान जो है बेटा, है ना, वो याद रखना है आपको कि यह हो सकता है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी या अनंत तक। ये -1 से 1 के बीच में नहीं होगा कभी भी। तो ये 1 बटा दो, तो ये तो सर 1 से छोटा है, तो यही असत्य होगा और जो हमारा जवाब जाएगा वो सी जाएगा, यह असत्य है। देखो इसी प्रकार से अगला सवाल कर लेते हैं, बढ़िया सा सवाल कह रहा है यहाँ पर कि उस वृत्त की त्रिज्या जिसके 15 सेंटीमीटर की चाप केंद्र पर 3/4 रेडियन का कोण बनाती है, तो उसकी आपको त्रिज्या ज्ञात कर देनी है। तो हमें पता है सर कि यहाँ पर L बराबर r थीटा होता है, तो मैं लिख सकता हूँ सर r जो होगा वो L बटा थीटा हो जाएगा। मतलब मेरे पास जो चाप है उसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और जो कोण है वो 3/4 दिया गया है। तो जो 4 है वो पलटी के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? 15 गुणा 4/3। मैं इधर लिख सकता हूँ 5, 3 के पहाड़ से काटा है इसे, तो कितना हो जाएगा? 20। अच्छा 20 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा आगे? इसका मतलब क्या होगा? देखो, तुमने यहाँ थीटा तो रेडियन कर दिया, ठीक था, लेकिन जो लंबाई है वो तुमने सेंटीमीटर में रखी, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा? सेंटीमीटर में ही आएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्लियर है कहानी बेटा? चलो, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी बेटा, कोण क्या होता है ना? अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हो तो वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ घुमाते हो, घड़ी की दिशा में घुमाते हो तो नेगेटिव। फिर हमने देखा कि दो प्रकार के मात्रक जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक डिग्री और रेडियन। फिर हमने समझा था कि डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कैसे जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको बहुत बढ़िया से शॉर्टकट बताई थी कि अगर आपके पास रेडियन में है तो वहां पे जो पाई है उसकी जगह 180 डिग्री रख लो या 180 रख लो, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो वहां से हम आसानी से डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री जा सकते हैं। फिर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात देखे, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है और टैन क्या होता है, और साथ ही साथ इनकी वैल्यूज भी देखी। फिर हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े बेटा, ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, और साइन कॉस टैन कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा में क्या संबंध होते हैं। क्लियर है कहानी ना? हम अगली क्लास में यही महत्वपूर्ण सूत्रों के ऊपर और ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लास के बाद में बेटा आपको है ना जो होमवर्क है वह भी मिल जाएगा। अब होमवर्क कैसे देखेंगे वो एक बार मैं बता देता हूं, क्योंकि अभी आप नए हो, है ना, तो एक बार बता देता हूं आपको कि जहां पर आप ऐप खोलोगे अपना, तो ऐप में जहां पर अपना कोर्स देखोगे बेटा, तो यहां पर कोर्स में आपको नीचे अलग अलग ऐप दिखाई देंगे। अब इन्हीं में आप नीचे देख सकते हो कि एक नोट्स का कॉलम दिखाई देगा जिसमें आपको होमवर्क मिल जाएगा। क्लियर है कहानी ना? तो यहां से आप अपना होमवर्क आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिस क्लास में हम महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे और ASTC का नियम करेंगे। ठीक है, तो जितना पढ़ा रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।